मौर्य वंश का उदय और चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन। भारतीय इतिहास की धूल भरी पगडंडियों पर यदि हम अपनी दृष्टि घुमाएं, तो हमें बार बार एक ऐसा युग दिखाई देता है जिसने न केवल उपमहाद्वीप बल्कि समूचे एशिया की राजनीति, संस्कृति और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। ये वही युग था जब मगध की धरती पर गंगा और सोन की नदियों के संगम के निकट एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने भारत शब्द को सीमाओं के बंधन से मुक्त कर महाद्वीपीय विस्तार दिया। ये युग था मौर्य साम्राज्य का, और इसका आरंभ हुआ चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक युवक से, जिसके साथ खड़ा था युग पुरुष चाणक्य। उस समय भारत की धरती बिखरे हुए गणराज्यों, छोटे बड़े राज्यों और मगध जैसे विशाल परंतु अस्थिर महाजनपदों से भरी हुई थी। नंद वंश मगध की गद्दी पर बैठा था। धनानंद अपनी अपार संपत्ति, कठोर कर प्रणाली और अपार सैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था, किंतु जितना वह शक्तिशाली था उतना ही प्रजाजनों में अलोकप्रिय भी था। उसका अहंकार, उसकी अपमानजनक नीति और जनता से दूरी ही भविष्य में उसके पतन का कारण बनने वाली थी। इसी समय तक्षशिला की गलियों में एक ब्राह्मण चलता था, तेजस्वी नेत्र, तीखे चेहरे और भीतर सुलगता हुआ आक्रोश। ये था चाणक्य, जिसे आगे चलकर हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानेंगे। वह केवल एक विद्वान नहीं था, बल्कि राजनय, राजनीति और कूटनीति का ऐसा आचार्य था जिसने अपने समय से हजारों वर्ष आगे की राजनीति की रूपरेखा रची। चाणक्य को नंद के दरबार में अपमानित किया गया था और उसने उसी दिन प्रण लिया कि वह नंदों का अंत करके एक नए राजवंश की नींव रखेगा। भाग्य को मानो यही मंजूर था। चाणक्य की मुलाकात हुई एक ऐसे युवक से जो गरीबी में पला था, जिसकी रगों में न तो राजसी वैभव का गर्व था और न ही पराजय का भय। वह था चंद्रगुप्त मौर्य। परंपरा कहती है कि चंद्रगुप्त का जन्म किसी साधारण कुल में हुआ। कुछ ग्रंथ उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय बताते हैं, तो कुछ उसकी माता को नंद वंश से जुड़ी बताते हैं। पर सत्य यह है कि उसमें अद्भुत करिश्मा, साहस और नेतृत्व की क्षमता थी। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा कि यही वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपना संकल्प पूरा कर सकता है। वह उसे तक्षशिला ले गया। वहां चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध कला और राजनीति का ज्ञान दिया गया, बल्कि उसे सिखाया गया कि एक राजा केवल तलवार से नहीं जीतता, वह जीतता है बुद्धि, धैर्य और रणनीति से। चंद्रगुप्त की युवावस्था एक रोमांचक यात्रा थी। वह गुप्त रूप से विभिन्न जनपदों में घूमता, सैनिकों की मानसिकता समझता, किसानों की पीड़ा सुनता और जानता कि जनता नंदों से कितनी त्रस्त है। उसके मन में धीरे धीरे यह विश्वास बैठ गया कि यदि उसे नेतृत्व मिले तो वह इस भूमि को नंदों के अत्याचार से मुक्त करा सकता है। उधर पश्चिमोत्तर भारत में एक और संकट उमड़ रहा था। सिकंदर महान, जो यूनान से चला था और फारस, मिस्र से लेकर हिंदुकुश तक अपना झंडा गाड़ चुका था, उसने भी भारत की धरती पर कदम रखा। पंजाब के कई छोटे राजाओं ने उसका विरोध किया, लेकिन कुछ ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। सिकंदर भले ही मगध तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसकी विजय यात्रा ने भारत के पश्चिमी भूभाग को अस्थिर कर दिया। ये वही समय था जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने अभियान की रूपरेखा तैयार की। चंद्रगुप्त ने पहले छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा। उसकी युवावस्था के कुछ प्रसंगों में कहा गया है कि उसने स्वयं सैनिकों के बीच रहकर उन्हें प्रेरित किया और उनकी तकलीफों का समाधान किया। ये वही गुण था जिसने उसे आगे चलकर जनता का प्रिय बना दिया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सेना तैयार की। चाणक्य ने अपनी बुद्धि से विभिन्न गणराज्यों और शासकों को साथ लिया। उसने अपने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना शुरू किया। जासूसी तंत्र, गुप्तचर, धन का उपयोग, रणनीति, सब कुछ। फिर वह समय आया जब धनानंद और चंद्रगुप्त आमने सामने हुए। इतिहास बताता है कि प्रारंभिक प्रयास में चंद्रगुप्त को असफलता मिली, लेकिन चाणक्य ने उसे हार से सीखने की शिक्षा दी। उसने कहा, राज्य केवल शक्ति से नहीं, धैर्य से जीते जाते हैं। और सचमुच अगले प्रयास में चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया। जनता पहले से ही नंदों से परेशान थी। नंदों के सैनिक भी मन से उनके साथ नहीं थे। परिणाम स्वरूप धनानंद पराजित हुआ और मगध के इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। इसी विजय के साथ लगभग 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र की गद्दी संभाली। ये वही क्षण था जिसने भारत में पहली बार एक सशक्त और व्यापक साम्राज्य की नींव रखी। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी बनी और वहां से उसने पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधने की यात्रा शुरू की। उसकी आंखों में अब केवल मगध नहीं, बल्कि पूरे आर्यावर्त का स्वप्न था। चाणक्य उसके साथ था, गुरु, मार्गदर्शक और रणनीतिकार के रूप में। इस प्रकार मौर्य वंश का आरंभ हुआ। ये केवल एक राजवंश नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने आने वाले 200 वर्षों तक भारत को एकजुट रखा और उसे विश्व के महानतम साम्राज्यों की पंक्ति में खड़ा किया। पाटलिपुत्र की विशाल नगरी अब मौर्यों के झंडे से सजी थी।
गंगा किनारे फैली वह राजधानी, जहां से सड़कों का जाल उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम फैलता था, एक नए युग का साक्षी बनने जा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य अब मगध के सिंहासन पर बैठ चुका था और उसके पीछे खड़ा था चाणक्य जैसा महागुरु, जिसने न केवल उसे विजय दिलाई बल्कि आगे चलकर उसकी सत्ता को चट्टान की तरह अटल बनाए रखा। परंतु एक राजा का काम केवल सिंहासन पर बैठना नहीं होता, असली संघर्ष तो तब शुरू होता है जब उसे साम्राज्य को संभालना पड़ता है। चंद्रगुप्त को भली भांति ज्ञात था कि उसकी विजय अभी अधूरी है। मगध पर अधिकार जमाने से वह उपमहाद्वीप का सम्राट नहीं कहलाएगा। उसे पूरे आर्यावर्त को अपने अधीन लाना था और विदेशी आक्रमणों से भी अपनी भूमि को मुक्त कराना था। उसी समय पश्चिम उत्तर भारत के क्षितिज पर सिकंदर महान की छाया अब भी मौजूद थी। सिकंदर भले ही 323 बीसी में बबिलोन में मर चुका था, लेकिन उसके सेनापति भारत की धरती पर बने हुए थे। विशेषकर उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जिसने सिकंदर की मृत्यु के बाद पूर्वी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ था। चंद्रगुप्त ने पहले आंतरिक मोर्चे को संभाला। उसने नंदों के समय से चले आ रहे भारी करों को व्यवस्थित किया, किसानों को राहत दी और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में एक सुदृढ़ जासूसी तंत्र खड़ा किया गया। गुप्तचर गांव-गांव और नगर-नगर घूमते, सैनिकों और प्रजाजनों की मनोदशा का समाचार लाते। राजा के हर निर्णय में चाणक्य की छाया झलकती। फिर शुरू हुआ पश्चिम की ओर अभियान। पंजाब और सिंध के वे क्षेत्र, जहां सिकंदर के सेनापति अब भी ग्रीक सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, चंद्रगुप्त की सेना की आहट से कांपने लगे। उसकी विशाल सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथियों की टुकड़ियां और रथ शामिल थे। भारतीय हाथियों की गर्जना और युद्ध कौशल से यूनानी सेनाएं अक्सर भयभीत हो जाती। इतिहास गवाह है कि जब चंद्रगुप्त और सेल्यूकस आमने सामने हुए तो युद्ध भीषण हुआ। यूनानी सैनिकों ने अपनी ग्रीक परंपरा के अनुसार संगठित ढालों की पंक्तियां बनाई, परंतु भारतीय हाथियों ने उस पंक्ति को तोड़ डाला। महीनों तक चला ये संघर्ष अंततः मौर्य साम्राज्य की विजय के रूप में समाप्त हुआ। परंतु चंद्रगुप्त केवल युद्ध कौशल का धनी नहीं था, वह एक चतुर राजनीतिज्ञ भी था। युद्ध के बाद उसने सेल्यूकस के साथ संधि कर ली। इस संधि के अनुसार सिंधु नदी के पार के क्षेत्र, आधुनिक अफगानिस्तान, कंधार, बल्ख और अराकोजिया, आज का दक्षिणी अफगानिस्तान और ईरान का हिस्सा मौर्य साम्राज्य में मिल गए। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए, जो बाद में पश्चिमी एशिया के युद्धों में निर्णायक सिद्ध हुए। इस संधि का एक और महत्वपूर्ण पहलू था वैवाहिक संबंध। माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया, जिससे भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के बीच सेतु बना। ये संबंध केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि इसने भारत और यूनान के बीच कला, स्थापत्य और विज्ञान के आदान प्रदान को भी गति दी। इसी संधि के बाद एक यूनानी राजदूत मैक्सथनीज पाटलिपुत्र पहुंचा। वो वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और उसने भारत की राजनीति, समाज, संस्कृति और भूगोल का विस्तृत वर्णन किया। उसका ग्रंथ इंडिका आज भी मौर्यकालीन भारत का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। मैक्सथनीज ने लिखा कि पाटलिपुत्र की नगरी इतनी विशाल थी कि उसकी दीवारें मीलों तक फैली थी, खाइयों से घिरी थी और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था अद्भुत थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल चुका था। यह पहला अवसर था जब भारत का इतना बड़ा भूभाग एक शासक की अधीनता में आया। प्रशासन की दृष्टि से भी चंद्रगुप्त ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर उसने प्रांतों का विभाजन किया। प्रत्येक प्रांत पर कुमार, राजकुमार या विश्वस्त अधिकारी को नियुक्त किया गया। गांव-गांव में ग्रामीण प्रशासन था और नगरों में विशेष नगरपालिका जैसी व्यवस्था थी। कर व्यवस्था सुनियोजित थी। कृषि कर, व्यापार कर, खनिज और वनों से प्राप्त कर सब राज्य के खजाने में जाता था। चंद्रगुप्त ने मुद्रा प्रचलन पर भी ध्यान दिया। उसके समय की मुद्राएं चांदी की पंचचिन्हित सिक्के थी, जिन पर विभिन्न प्रतीक अंकित रहते थे। ये मुद्राएं भारत में व्यापार और आर्थिक जीवन को संगठित करने का साधन बनी। लेकिन चंद्रगुप्त का जीवन केवल वैभव और साम्राज्य की चमक तक सीमित नहीं रहा। वृद्धावस्था में जब उसके भीतर वैराग्य जागा, तो उसने जैन मुनियों का आश्रय लिया। कहा जाता है कि उसने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर कूच किया और श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर संन्यास ग्रहण कर लिया। अंततः उसने वही सल्लेखना उपवास द्वारा देह त्याग करके जीवन का अंत किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एक अद्वितीय यात्रा थी, गरीबी से साम्राज्य की चोटी तक और साम्राज्य से विरक्ति की गहराई तक। उसने न केवल भारत को एक सूत्र में पिरोया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया।
उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की गाथा और आगे बढ़ी।